हेमचंद्राचार्य उत्तर गुजरात विश्वविद्यालय संलग्न नीमा गर्ल्स आर्ट्स कॉलेज गोजारिया से मैं हिंदी विभागाध्यक्ष डॉक्टर सोमाभाई पटेल आपके सामने महत्वपूर्ण विषय लेकर उपस्थित हूँ। दोस्तों, गत बार हमने हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन और उसकी परंपरा को समझा। इस बार इसी इतिहास लेखन से जुड़ा मुद्दा विषय हम चर्चा में लेने वाले हैं। मित्रों, विषय है आदिकाल, सीमा निर्धारण एवं नामकरण। हमने हिंदी साहित्य के इतिहास की ओर नजर की तो यह बात अवश्य हमारे सामने प्रकट हुई कि इतिहास लेखन की बड़ी परंपरा है और हिंदी साहित्य के पूरे इतिहास को, लंबे इतिहास को अलग अलग इतिहासविदों ने, इतिहासकारों ने कालखंडों में विभाजित किया है। दोस्तों, एक कालखंड एक विशिष्ट पहचान लेकर उपस्थित होते हैं। हम आदिकाल की बात शुरू करें उससे पहले यह जान ले कि हर युग अपनी विशिष्ट परिस्थितियों के संदर्भ में घटनाओं एवं प्रवृत्तियों के विकास क्रम का उद्घाटन करता है और दूसरे शब्दों में कहें तो एक विशिष्ट काल विशेष का अपना चेहरा उभरता है। तमाम परिस्थितियां एक विशिष्ट आकार को, पहचान को उभारती है। इस दृष्टि से देखें तो हिंदी साहित्य के इतिहास के कालखंडों में सबसे पहला कालखंड जो है वह आदिकाल है। दोस्तों, आदिकाल को हम देखते हैं तो इसका जो सीमा का अंकन है वह क्यों हुआ, समयावधि कौन सी है और किस प्रकार है, उसको समझने के लिए हमें एक अन्य बात भी ज्ञात होनी चाहिए कि आदिकाल युग में ऐसा क्या है जो अपना अलग रूप, अलग स्वरूप दिखाता है। तो यह है तत्कालीन, तत्युगीन विभिन्न स्थितियां, परिस्थितियां। आदिकालीन साहित्य में इतिहास लेखन की बात करते हैं तब साहित्य का इतिहास है, अर्थात समाज साहित्य में दृष्टिगत होता है। तो साहित्य में समाज की तमाम स्थितियां, परिस्थितियां, वृत्तियां, प्रवृत्तियां, विशेषताएं तदयुगीन साहित्य में होती है। तो उस साहित्य की प्रवृत्तियां सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक आदि को अपने आप में उभारती हैं। तब देखें
तो आदिकालीन युग राजनीतिक दृष्टि से भी एक बड़ा संधि का युग था। युद्ध और युद्ध में वीरता दिखाना, सामंत का अपना बल प्रदर्शन, साथ साथ सामाजिक दृष्टि से समाज का, प्रजा का आदि होना, यह भी उस युग का महत्वपूर्ण विषय है। सामाजिक दृष्टि से आदिकाल किस अवस्था में था, किस रूप में था, यह भी इस युग के साहित्य में देखने मिलता है। धार्मिक दृष्टि से देखें तो वह भी वहां महत्ता रखता है। आदिकालीन युग में धर्म की कौन सी अवस्था थी, तब कौन से संप्रदाय थे, भक्ति का, साधना का कौन सा स्वरूप था, वह भी सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, रासो साहित्य आदि के जरिए प्रकट होता है। तदयुगीन प्रवृत्तियों में हम देखें तो सामंती राजाओं का गुणगान गाना, उनकी वीरताओं का, राष्ट्र की अपने अपने इलाके की शक्ति का गुण गाना, यह मुख्य प्रवृत्ति थी। और ऐसी प्रवृत्तियों के कारण आदिकाल एक विशिष्ट आकार में उभरा, उसकी विशिष्ट पहचान बनी। यह पहचान आदिकाल है। और आदिकाल की अब समस्या यह है कि सीमा कौन सी है। हमारे सामने सीमा निर्धारण का सवाल उठता है। और इतिहास लेखकों ने जब इतिहास लिखा तब अपनी वृत्ति, अपने एंगल से सीमा को अर्थात आदिकालीन युग को साहित्य के जरिए आदिकालीन युग का अभ्यास किया, युग को तराशा। और सब इतिहास लेखकों ने अलग अलग थोड़ा आगा पीछा समय में अपनी अपनी दृष्टि से निर्धारण किया, अर्थात सीमा निर्धारण किया, दूसरे शब्दों में सीमांकन किया। सीमा का एक आकार में बांध दिया। ऐसे इतिहास लेखकों ने सीमांकन के साथ साथ उसका नामकरण भी दिया। तो यहां हमें आदिकाल के सीमा निर्धारण और उसके नामकरण, शीर्षक, उसकी पहचान का जब अभ्यास करना हो, उसका ज्ञान प्राप्त करना हो, तो हमें कहां जाना होगा? इतिहास की ओर जाना होगा। और इतिहास, हर युग का इतिहास वैसे उसके सीमांकन को लेकर बड़ा कष्ट कार्य है। और यह कार्य इतिहास लेखकों ने किया है। और इतिहास लेखकों की परंपरा रही है। उस परंपरा में यहां पर जो महत्वपूर्ण लेखक हैं, उनके विचारों को, उनकी स्थापना को, उनकी प्रस्थापना को हम देखेंगे। तो मित्रों, आदिकाल का सीमांकन सबसे पहले देखना चाहें तो हम मिश्र बंधुओं द्वारा मिश्र बंधु विनोद नामक ग्रंथ में, इतिहास ग्रंथ में देख सकते हैं। आदिकाल को
मिश्र बंधुओं ने प्रारंभिक काल कहा, पूर्वारंभिक काल और उत्तर आरंभिक काल, वैसे दो विभागों में मिश्र बंधुओं ने प्रारंभिक काल नाम से विभाजित किया, अर्थात आदि काल को मिश्र बंधुओं ने प्रारंभिक काल नामकरण किया। दूसरा ग्रंथ हम देखें तो हिंदी साहित्य का इतिहास है। इसके लेखक ग्रंथकार बड़े ही ख्यात आचार्य रामचंद्र शुक्ल रहे हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस युग को, आदिकाल को वीर गाथा काल नामकरण दिया। शुक्ल जी ने यहां पर वीर की गाथा, मतलब वीरता की गाथा, युद्धों के वर्णन में, सामंतों की प्रशंसा में, प्रजा, जनता, समाज को बलशाली बनाने में साहित्यकारों की प्रमुख प्रवृत्ति वीरता की गाथा गाना था और वीर रस प्रधान साहित्य था। तो शुक्ल जी ने इसी दृष्टि से आदिकाल का नामकरण वीर गाथा काल बताया और उसकी समयावधि शुक्ल जी ने संवत 1050 से 1375 तक अंकित की, अर्थात सीमांकन किया। इतनी समयावधि को आदिकाल कहा जाता है, ऐसा रामचंद्र शुक्ल जी का मत है, शुक्ल जी की स्थापना है। तीसरे लेखक डॉक्टर रामकुमार वर्मा हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने आदिकाल को संधि काल कहा और आदिकाल के प्रथम चरण को संधि काल कहा और दूसरे चरण को चारण काल कहा। रामकुमार वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ में संधि काल और चारण काल दो उपविभागों में आदिकाल को बांटा। संधि काल का समय संवत 750 से 1000 तक बताया और दूसरा चारण काल जो संवत 1000 से 1375 बताया है, निर्दिष्ट किया है। तो रामकुमार वर्मा जी ने भी इसी युग में संधि को देखा, युद्ध को देखा, तो उन्होंने संधि शब्द पकड़कर संधि काल नामकरण दिया और पहले संधि और फिर दूसरा चरण जिसमें चारणों के लेखन की प्रवृत्ति ज्यादा उभरी, तो उन्होंने वहां चारण काल बताया। दोस्तों, तीसरा एक इतिहास लेखक जिन्होंने अलग दृष्टि के आधार पर पूरा इतिहास लिखा है, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है, और वे हैं सत्यकाम वर्मा। सत्यकाम वर्मा जी ने जन जीवन के प्रति व्यक्त दृष्टि को ध्यान में रखा। जन जीवन के प्रति व्यक्त दृष्टि के आधार पर आदिकाल का नामकरण किया। वैसे तो उन्होंने पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास जन जीवन के प्रति व्यक्त दृष्टि के आधार पर ही लिखा है, और यहां पर हम जब आदिकाल को उनकी दृष्टि से देखें तो उन्होंने शीर्षक दिया, नाम दिया, पहचान दी, वह है लोकोन्मुखी साहित्य का युग, लोकोन्मुखी साहित्य का युग। दोस्तों, यह युग प्रारंभ से 1400 ईस्वी सन तक का उन्होंने घोषित किया, बताया है। देखिए, आदिकाल को लेकर ये प्रारंभ से जो साहित्य रचा गया, और तकरीबन हम रामचंद्र शुक्ल को देखते हैं
तो उन्होंने 1375 बताया। रामकुमार वर्मा ने आदिकाल को शुरू से 1375 बताया। सत्यकाम वर्मा ने आदिकाल को प्रारंभ से 1400 ईस्वी सन तक बताया। अर्थात एक बात बिल्कुल, एक पहचान बिल्कुल आकार बनाती गई और आकार भी एक सीमा तक सिद्ध होती गई। आगे देखते हैं नगेंद्र जी को। नगेंद्र जी ने आदिकाल को आदिकाल कहा। उन्होंने इस युग विशेष को 7वीं शताब्दी के मध्य से 14वीं शताब्दी के मध्य तक, मतलब कि नगेंद्र भी लगभग अन्य इतिहास लेखकों के बिल्कुल नजदीक है। किस बात में? तो समय की सीमा को बांधने के मुद्दे पर, और उन्होंने आदिकाल नामकरण दिया है। तो नगेंद्र ने यह बात बताई। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को देखिए, उन्होंने भी आदिकाल को आदिकाल कहा। उन्होंने 750 से नहीं, उनका आदिकाल संवत 1000 से 1400 ईस्वी सन तक स्पष्ट निरूपित है। उन्होंने 1000 से आदिकाल का प्रारंभ माना है। यहां एक बात स्पष्ट होती है कि प्रारंभिक साहित्य, शुरुआती साहित्य, हिंदी साहित्य का प्रारंभ बिंदु थोड़ा आगा पीछा है, क्योंकि इन इतिहास लेखकों की दृष्टि से आगा पीछा है। वजह यह है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को संवत 1000 से लग रहा है। उन्होंने आगे का साहित्य स्पष्टतः हिंदी साहित्य के लक्षणों को लेकर 1000 से उन्होंने माना है। अतः इन्होंने इस समयावधि को में आदिकाल को बांधा है। यह उनका मत है, उनकी दृष्टि है, उनकी धारणा है, उनका तर्क है। आगे डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, उनको भी देखिए, वे भी इस आदिकाल के समय और आदिकाल के नाम शीर्षक को लेकर चर्चित है, क्योंकि उन्होंने भी अपनी दृष्टि से इतिहास लेखन किया है। सबकी अपनी अपनी दृष्टि, सबकी अपनी अपनी प्रवृत्ति, सबकी अपनी अपनी रीति, अपनी शैली इतिहास लेखन में प्रकट होती है, दृष्टिगत होती है। तो गुप्त जी ने इसे प्रारंभिक काल या उन्मेष काल कहा। प्रारंभिक काल या उन्मेष काल। समय की दृष्टि से देखें तो 1184 से 1350 ईस्वी सन तक गणपति चंद्र गुप्त जी आदिकाल को सीमा में बांधते हैं। उन्होंने इस काल विशेष की काव्य की परंपराओं को अलग रूप से देखा अथवा उसकी नजर गई, तो उन्होंने 2 काव्य परंपराएं आदिकाल की अलग से बताई हैं। पहली धार्मिक रास काव्य परंपरा और दूसरी संत काव्य परंपरा। आदिकाल में यह जब धार्मिक साहित्य और रासो साहित्य दोनों साथ साथ चला है, तो 2 परंपराएं गणपति चंद्र गुप्त अपने इतिहास ग्रंथ में अंकित करते हैं। तो यह उनका नामकरण है, प्रारंभिक काल और उन्मेष काल। 2 नाम उन्होंने दिए हैं।
डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने आदिकाल को शुक्ल जी की तरह वीर गाथा काल कहा और संवत 1000 से 1350 तक इसको सीमा में अंकित किया। हमने प्रमुख इतिहास लेखकों को देखा, उसकी समयावधि को परखा, तो एक बात स्पष्ट है, आलोचकों ने भी, बड़े चिंतकों विद्वानों ने भी इसका एक मान्य समय, सर्वस्वीकृत समय बताया है। हिंदी साहित्य के लेखन में, इतिहास लेखन में, आलोचना में अथवा टीका में मान्य समय आदिकाल का जो है वह 7वीं शताब्दी के मध्य से लेकर 14वीं शताब्दी के मध्य तक को आदिकाल माना है। ऐसा मानने के पीछे वजह यह है कि थोड़ा आगे पीछे हर युग का रहता है, क्योंकि युग विशेष को बदलते वक्त समय लगता है और साहित्य की प्रवृत्ति, लेखन की प्रवृत्ति, साहित्य सृजन का कार्य वैसे तो नहीं कि एक रात में स्टॉप हो जाए, तो समय आगा पीछा रहता है। हमने इन तमाम इतिहास लेखकों का, इतिहासकारों का जो मत देखा, तो सर्वस्वीकृत बात यह हुई कि 7वीं शताब्दी से के मध्य से लेकर 14वीं शताब्दी के मध्य तक आदिकाल माना जाता है। तब तक का साहित्य आदिकालीन साहित्य माना जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों, आदिकाल का समय और आदिकाल के विशिष्ट नाम, आदिकाल की महत्वपूर्ण पहचान, आदिकाल का शीर्षक इस प्रकार रहा। मूल रूप से तो यह है कि आदिकाल सर्वस्वीकृत नाम रहा और आदिकाल प्रमुख पहचान बनी, क्योंकि दोस्तों आदिकाल का जो नामकरण अलग अलग है, प्रारंभिक काल, वीरगाथा काल, ये अपनी अपनी प्रकृति के मुताबिक इतिहास लेखकों ने नामकरण किया है और सर्वमान्य नाम अथवा समाज के, हिंदी साहित्य समाज के खासकर जिह्वा पर आदिकाल नाम ही पुकारा जाता है और इतिहास का नामकरण आदिकाल ही सर्वस्वीकृत रहा है। इस प्रकार हमने देखा कि आदिकाल का एक विशिष्ट स्थान है, आदिकाल की एक विशिष्ट पहचान है, आदिकाल का एक विशिष्ट आकार है, आदिकाल का एक विशिष्ट समय है। इस समयावधि को आदिकाल कहा जाता है। मुझे आशा है कि आपको आदिकाल के नामकरण और आदिकाल की सीमा को लेकर एक ख्याल स्पष्ट हुआ होगा। आगे हम आदिकालीन साहित्य पर प्रकाश डालने वाले हैं। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।